हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज के इस नए सेशन में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड से संबंधित, तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झारखंड के रांची जिला से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो आंसर हो जाएंगे 85 डिग्री। 85 डिग्री जो देशांतर रेखा है किस जिले से गुजरती है? रांची से गुजरती है। रांची जिला से गुजरती है 85 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी के अलावा अगर सवाल पूछे फ्रेंड्स की झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश किस जिले से गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएंगे साहिबगंज, क्योंकि साहिबगंज जो है झारखंड का सबसे उत्तरी राज्य है, इसलिए आंसर हो जाएंगे उत्तरी अक्षांश गुजरती है किससे? साहिबगंज से। इसके अलावा अगर पूछे फ्रेंड्स की झारखंड का सबसे दक्षिणी अक्षांश किस जिले से होकर गुजरती है, तो झारखंड के सबसे दक्षिण में जो स्थित जिला है वो हो जाएगा आंसर, यानी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के सबसे दक्षिण में स्थित है पश्चिमी सिंहभूम, इसलिए झारखंड की सबसे दक्षिणी देशांतर रेखा किससे गुजरती है, तो आंसर हो जाएंगे पश्चिमी सिंहभूम। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पूछेगा फ्रेंड्स की झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है, तो झारखंड के सबसे पूर्वी में स्थित जिला हो जाएंगे पाकुड़, तो उसी से गुजरेंगे। झारखंड के सबसे पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा पाकुड़। और इसके अलावा अगर पूछे कि सबसे पश्चिमी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है, तो आंसर हो जाएंगे गढ़वा, क्योंकि झारखंड के सबसे पश्चिम में स्थित है जिला गढ़वा, इसीलिए हो जाएंगे झारखंड की किस जिले से देशांतर रेखा गुजरती है, यानी पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है, तो आंसर हो जाएंगे गढ़वा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में झारखंड के वैदिक व्यापारिक संपर्क की पुष्टि निम्न में से किस बात से होती है? तो यहाँ ऑप्शन 3 दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, या फिर कनिष्क के कुछ सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले थे, ये भी बात यानी व्यापारिक संबंध को दर्शाते हैं। जबकि चाईबासा से इंडोनेशिया सिक्के प्राप्त हुए थे, ये भी बात सही है, दर्शाते हैं कि व्यापारिक संबंध को दर्शाते हैं। लेकिन कनिष्क के कुछ सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, ये बातें नहीं दर्शाते हैं, यानी व्यापारिक संबंध को नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 13वीं सदी के एक त्रामपत्र में मिला। यह त्रामपत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स त्रामपत्र, इसी तरह का त्रामपत्र मिला था 13वीं सदी में। इसमें क्या मिला था? झारखंड शब्द का उल्लेख मिला था। तो ये 13वीं सदी में जो प्राप्त हुआ था, तो ये त्रामपत्र किसके द्वारा जारी किया गया था, ये आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर हो जाएंगे किसने जारी किया था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने, यानी सॉरी फ्रेंड्स नरसिंहदेव द्वितीय ने ये जारी किया था। 13वीं सदी का त्रामपत्र किसने जारी किया था, तो नरसिंहदेव द्वितीय ने। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर पूछे नरसिंहदेव द्वितीय के अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? इसी के समय में चीन यात्री फाइयान जो है ये झारखंड की यात्रा पर आए थे, यानी कि भारत की यात्रा पर आए थे। किसके समय में फाइयान आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। और फाइयान ने अपने यात्रा वृत्तांत में झारखंड को क्या नाम दिया था, तो कुक्कुटलाड नाम दिया था। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या नाम दिया था? कुक्कुटलाड ने। आप अगर फ्रेंड्स हमारी क्लास को ध्यानपूर्वक और देखते हैं और नोट्स बनाते हैं, तो आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इसी वीडियो से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको क्लास को ध्यान से और बारीकी से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासनकाल में भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था? किस वंश के काल में भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा मान वंश। मान वंश के समय में भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था। मान वंश से रिलेटेड फ्रेंड्स जो है भूमिज स्वराज आंदोलन हुआ था। इनके अलावा फ्रेंड्स अगर पूछे कि भूमिज आंदोलन कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएंगे भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 से 33 में हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 33 ईस्वी में हुआ था। और भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे फ्रेंड्स? भूमिज विद्रोह के जो प्रमुख विद्रोही नेता थे वो हो जाएंगे गंगानारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। और जो मानवंश का एरिया था फ्रेंड्स, ये सिंहभूम का इलाका लेकर था। सिंहभूम हो जाएंगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये वाले इलाका लेकर थे मानभूम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगड़िया राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? तो आपके आंसर हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? हंसराज देव ने। खगड़िया राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हंसराज देव ने। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स किसने किया था खगड़िया राज्य के संस्थापक, तो हो जाएंगे हंसराज देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली स्रोत के अनुसार सिक्के किसके नेतृत्व में हजारीबाग पर 1340 ईस्वी में आक्रमण हुआ था? संथाली स्रोत के अनुसार किसके नेतृत्व में हजारीबाग पर 1340 पर आक्रमण हुआ था? तो इसके आंसर हो जाएंगे इब्राहिम अली। इब्राहिम अली के समय में ये आंदोलन हुआ था। छज्जू मलिक की बात करें फ्रेंड्स, तो छज्जू मलिक जो थे ये किसके सेनापति थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के शासक रह चुके हैं सल्तनत काल में, उसी के ये छज्जू मलिक जो थे ये सेनापति थे। इनके अलावा अगर पूछे फ्रेंड्स संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सरायकेला राज्य की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह ने। विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। और सरायकेला राज्य की स्थापना कब की थी फ्रेंड्स? तो 1899 ईस्वी में। किसने की? विक्रम सिंह ने 1899 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इसे सरायकेला रियासत के रूप में मान्यता दी। सरायकेला रियासत के रूप में मान्यता दी थी कब? 1899 ईस्वी में। इनके अलावा फ्रेंड्स जो सरायकेला रियासत में कुल कितने गांव शामिल थे? तो सरायकेला रियासत में 10 गांव शामिल थे। कितने गांव शामिल थे? 10 गांव शामिल थे। इनके अलावा जो फ्रेंड्स पूछे अगर विक्रम सिंह किसका उत्तराधिकारी था, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह, यानी अर्जुन सिंह का उत्तराधिकारी था विक्रम सिंह, इसी ने सरायकेला रियासत की स्थापना की। अभी जो वर्तमान में सरायकेला रियासत था, इसे 2000 ईस्वी में यानी झारखंड गठन के बाद इसे राज्य में शामिल कर लिया। तब से ये सरायकेला रियासत नहीं रहा, यानी सरायकेला राज्य बन गया। और ऐसे अगर फ्रेंड्स पूछे कि सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2007 ईस्वी में। सरायकेला राज्य की स्थापना कब की गई थी? 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह को क्रम से सजाइए। तो आपका आंसर है ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, पलामू और सिंहभूम। इसे आपको क्रम से दर्शाना है। तो आपके मन में तो जहन में सवाल जग रहा होगा फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति जो हुआ था देवघर से, यानी इस जिले से हुआ था, देवघर से प्रारंभ हुआ था। देवघर के
रोहिणी गांव से। तो यहाँ तो आपके ऑप्शन नहीं दिए हैं देवघर का रोहिणी गांव, इसे रोहिणी गांव को छोड़कर पकड़ना है। तो सबसे पहले हुआ था रोहिणी गांव में, उसके जस्ट बाद हुआ था हजारीबाग में, उसके जस्ट बाद हुए थे रांची में, रांची के बाद हुए थे सिंहभूम का इलाका में, उसके जस्ट बाद हुए थे तो पलामू में। तो आपको चारों यानी पाँचों क्रम याद रखना है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? रोहिणी गांव देवघर में, उसके बाद हजारीबाग में, उसके बाद रांची में, उसके बाद सिंहभूम में, उसके बाद पलामू में। आपको इस तरह से क्रम से सजाना है। तो देवघर का इलाका छोड़ना है तो सबसे पहले हो जाएंगे हजारीबाग। तो सबसे हजारीबाग तो 3 ऑप्शन में, तो हजारीबाग, उसके बाद हो जाएंगे रांची, हजारीबाग रांची, उसके जस्ट बाद हो जाएंगे सिंहभूम, उसके बाद हो जाएंगे पलामू, यानी आपके बी आंसर हो जाएंगे। झारखंड में 1857 के विद्रोह क्रम क्या हो जाएंगे? सबसे पहले हजारीबाग में, रांची में, सिंहभूम में और पलामू में। अगर फ्रेंड्स पूछे कि हजारीबाग में 1857 की क्रांति किस दिन से प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई। 25 जुलाई से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? तो हो जाएंगे हजारीबाग से। अगर पूछे फ्रेंड्स कि पलामू में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर हो जाएंगे नीलांबर और पीतांबर, दोनों भाइयों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? पलामू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी कंटेंट और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर एक दूसरे के बीच जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका में किसके नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? कहाँ पे? दुमका में। तो आपको क्या कहना है, किसने किया था? तो इनमें से आंसर हो जाएंगे प्रेमा देवी और जमावती देवी ने दुमका में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1942 ईस्वी में। 42 ईस्वी में जो प्रारंभ हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, उसी पर आधारित था। दुमका जिले में जुलूस का आयोजन किया गया था। तो इस जुलूस का आयोजन किसने किया था? तो प्रेमा देवी और जम्मा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की? तो इसके आंसर हो जाएंगे झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति ने झारखंड क्षेत्र के विकास परिषद के गठन के लिए झारखंड विषयक समिति की गठन की थी। झारखंड विषयक समिति की गठन कब किया गया था फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया। आप इसे कमेंट बॉक्स पर जरूर जवाब दीजिएगा। उसके बाद अगर पूछे झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था 1973 ईस्वी में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे अभी JMM कहते हैं, जो झारखंड की पार्टी है, राजकीय पार्टी JMM, उसकी स्थापना की गई थी 1973 ईस्वी में। कब की गई थी? 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे कैप्टन विलिकिंस। कैप्टन विलिकिंस जो थे ये दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट थे। अगर बात करें फ्रेंड्स की दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1833 से 34 ईस्वी में। 1833 से 34 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना की गई थी। और इसकी मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स तो इसका मुख्यालय जो थे कहाँ थे? तो विलिकिंसनगंज, यानी इसी के नाम से मिलता जुलता जगह है विलिकिंसनगंज। विलिकिंसनगंज में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का मुख्यालय था। और स्थापना कब की गई थी? 1833 से 34 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस समाचार पत्र ने बिरसा आंदोलन को प्रकाशित किया और बिरसा पंथियों के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया? इसके सही आंसर हो जाएंगे बंगाली भाषा में निकला था समाचार पत्र। बंगाली भाषा में समाचार पत्र ने बिरसा आंदोलन को प्रकाशित किया एवं बिरसा पंथियों के समर्थन में समाचार प्रकाशित किए। तो आंसर हो जाएंगे बंगाली भाषा में। बंगाल गजट की बात करें फ्रेंड्स तो बंगाल गजट जो है ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र है। और इसे कब प्रकाशन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। 1780 ईस्वी में किसका प्रकाशित किया गया था? तो बंगाल गजट का। और बंगाल गजट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसने किसने प्रकाशित किया था? तो आंसर हो जाएंगे जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट सवाल है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को निम्न में से किस स्थान पर पकड़ा गया था? बिरसा मुंडा जो फ्रेंड्स जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है, तो इसे याद रखना है कि 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को निम्न में से किस स्थान पर पकड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएंगे सिंहभूम से। सिंहभूम से पकड़ा गया था। 1900 ईस्वी में कहाँ से पकड़ा गया था? तो सिंहभूम से। दूसरी बार यह है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ईस्वी को ध्यान रखना है। 1900 ईस्वी में सिंहभूम से पकड़ा गया था। लेकिन अगर पूछे 1895 ईस्वी में कहाँ से पकड़ा गया था, यानी प्रथम जो हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 ईस्वी में, तो उस समय पकड़ा गया था कहाँ से? तो डुम्बारी पहाड़ से। डुम्बारी पहाड़ से पहली बार पकड़ा जाते हैं 1895, और दूसरी बार जो 1900 ईस्वी में पकड़े जाते हैं कहाँ से? सिंहभूम से। बिरसा मुंडा से रिलेटेड फ्रेंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा। आपको फ्रेंड्स सारे के सारे ऑप्शन से रिलेटेड सवाल किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? निचली नदी घाटी उस एरिया कहेंगे जो फ्रेंड्स जो झारखंड के दक्षिण का इलाका है, यानी सिंहभूम का इलाका जो है इसे निचली नदी घाटी कहेंगे। अब क्यों कहेंगे? यहाँ से जो आते हैं रांची के पठार से सोनारेखा नदी, इसलिए इसे कहेंगे नदी घाटी। और इस जगह पर अवस्थित है चाय बादशाह का मैदान, इसलिए इसे मैदानी क्षेत्र कहेंगे। चाय बादशाह का मैदान जो है इसलिए इसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और निचली नदी घाटी के इसलिए कहते हैं क्योंकि सोनारेखा नदी गुजरती है। तो इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? तो औसत ऊंचाई हो जाएंगे इससे 150 से 300 मीटर। एवरेज ऊंचाई हो जाएंगे 150 से 300 मीटर। अगर पूछे फ्रेंड्स की हजारीबाग का पठार और उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, यानी उत्तरी हजारीबाग का पठार की एवरेज ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी एवरेज ऊंचाई हो जाएगी 600 मीटर। यानी रांची पठार की एवरेज ऊंचाई हो जाएगी कितनी मीटर? 600 मीटर। इनके अलावा अगर पूछे पाट क्षेत्र जो है ये वाला एरिया पाट क्षेत्र की ऊंचाई बोलेंगे तो 900 मीटर, यानी सर्वाधिक ऊंचाई वाला हो जाएंगे पाट क्षेत्र। सर्वाधिक ऊंचाई वाला हो जाएंगे पठारी क्षेत्र, पाट क्षेत्र। ऊंचाई कितनी हो जाएंगे? 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर तक है? अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर तक है? तो इसका आंसर हो जाएंगे कितना? 3612 वर्ग किमी तक। इसका आंसर हो जाएंगे 3612 वर्ग किमी तक अपवाह क्षेत्र किस नदी का? अजय नदी का। अजय नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये झारखंड के उत्तर पूर्वी जिला, उत्तर पूर्वी राज्य से यानी बिहार के मुंगेर से निकल कर आते हैं। बिहार के मुंगेर से निकल कर आते हैं और झारखंड होते हुए कहाँ पे मिलते हैं? तो भागीरथी पे, जहाँ होते हैं गंगा नदी, भागीरथी पे इसका मुहाना हो जाएंगे। यानी कि अजय नदी का मुहाना हो जाएंगे भागीरथी नदी, और आ रहे हैं कहाँ से? बिहार से। और अजय नदी जो है फ्रेंड्स किन किन जिलों में बहते हैं? तो अजय नदी जो है देवघर, दुमका और जामतारा में, देवघर, दुमका और जामतारा जिलों में बहते हैं। यानी झारखंड के 3 जिलों से बहती है अजय नदी। कितना अपवाह क्षेत्र? 3612 वर्ग किलोमीटर तक बहती है। गोवा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे चतरा। गोवा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे चतरा जिले में अवस्थित है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, चतरा जिले में अवस्थित है। चतरा में इनके अलावा और अन्य भी जलप्रपात हैं फ्रेंड्स, जो जिनमें से तामासीन, डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है चतरा में अवस्थित है। इनके अलावा अगर पूछे फ्रेंड्स हजारीबाग, हजारीबाग में कौन से जलप्रपात स्थित है? तो सूरजकुंड, सूरजकुंड जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे? हजारीबाग पे। सूरजकुंड पे हो जाएंगे, सूरजकुंड हो जाएंगे हजारीबाग में। कोडरमा, कोडरमा में कौन से जलप्रपात है फ्रेंड्स? तो कोडरमा में सतवागन जलप्रपात अवस्थित है। कोडरमा में सतवागन जलप्रपात स्थित है। लातेहार की अगर बात करें तो लातेहार हो जाएंगे बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ये भी हो जाएंगे कहाँ पे? लातेहार में। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप जानते हैं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। झारखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित जलप्रपात जो है लोहाघाघ जलप्रपात, जिसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इससे जस्ट पहले वाले क्लास में देखा था हमने फ्रेंड्स कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएंगे किस प्रकार का? तो शीत वर्षा का प्रकार। शीत वर्षा का प्रकार जो झारखंड के पश्चिमी इलाका ने पाट क्षेत्र में पाए जाते थे, शीत वर्षा का प्रकार पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं, वही इलाका है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ऐसे अगर पूछे कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो पाट क्षेत्र में। कहाँ पे? पाट क्षेत्र में। और अगर फ्रेंड बात करें कि शीत वर्षा का प्रकार जो है झारखंड में दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, यानी उत्तर पश्चिम शाखाओं द्वारा भी वर्षा होती है। झारखंड में किस जिले द्वारा वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम शाखा द्वारा भी वर्षा होती है और दक्षिण पूर्व शाखा द्वारा भी वर्षा होती है। झारखंड में दो दिशा से वर्षा होती है, यानी उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व से भी वर्षा होती है। यानी शीत वर्षा का प्रकार जो है दोनों प्रकार की वर्षा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? यानी कि ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित मिट्टी जो है ये कम उपजाऊ है। तो कौन सी मिट्टी हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है फ्रेंड्स ये कम उपजाऊ है। लाल मिट्टी कम उपजाऊ है। और लाल मिट्टी अगर बात करें फ्रेंड्स तो झारखंड के सर्वाधिक इलाका में लाल मिट्टी पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से चिन्ह जो बने हुए हैं ये लाल मिट्टी को दर्शाते हैं, यानी सर्वाधिक एरिया हो जाएंगे झारखंड के लाल मिट्टी का इलाका, जो उपजाऊ की दृष्टि से कम उपजाऊ है, जो झारखंड के अधिकतर इलाकों में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी की अगर बात करें फ्रेंड्स तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है फेरस ऑक्साइड और बॉक्साइट के कारण होते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होते हैं? फेरस ऑक्साइड और बॉक्साइट के कारण होते हैं। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी जो है इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का और किस नाम से जाना जाते हैं? रेगुर मिट्टी का नाम से जाने जाते हैं। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें तो कंकड़ की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? कंकड़ की अधिकता होती है। अगर फ्रेंड्स अभ्रक मूलक मिट्टी की अगर बात करें तो अभ्रक मूलक मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसे कृषि योग्य नहीं माना जाता क्योंकि कृषि करना इसमें मुश्किल है। अभ्रक मूलक मिट्टी तो उपजाऊ है लेकिन इसमें कृषि करना थोड़ा कठिन होता है। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो और कंटेंट पसंद आती है तो वीडियो को शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 237.67 सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएंगे 231.67 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, 231.67 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड्स तो ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो राष्ट्रीय स्तर में मान्यता है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में अवस्थित है। कौन सा उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इनके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। और इसी उद्यान में फ्रेंड्स पहली बार बाघों की जनगणना की गई थी। बाघों की जनगणना सबसे पहले किस उद्यान में की गई थी? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। और कब की गई थी? तो इसके आंसर हो जाएंगे 1932 में। सन 1932 में पहली बार बाघों की गणना की गई थी, झारखंड से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, खड़िया सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? खड़िया समाज में विधवा, पूर्ण विवाह एवं तलाक प्रथा को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। हाँ, ये बात सही है, जो सामाजिक मान्यता प्राप्त था और पूर्ण विवाह भी मान्यता प्राप्त था। उसके बाद खड़िया गांव का मुखिया प्रधान कहलाता था। ये बात सही है, खड़िया गांव का जो मुखिया होता था उसे प्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति के जातीय पंचायत को धीरा एवं पंचायत प्रमुख को बंदिया कहा जाता था। ये बात सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी सही हैं। झारखंड जनजाति से ये बात को आपको ध्यान रखना है कि खड़िया समाज में पुनः विवाह, विधवा का पुनः विवाह था, तलाक प्रथा को भी सामाजिक मान्यता प्राप्त था, खड़िया गांव के मुखिया को प्रधान कहलाता था। उसके बाद खड़िया जनजाति जातीय पंचायत को धीरा एवं पंचायत प्रमुख कहा जाता था। अगर फ्रेंड्स आज की ये वीडियो और कंटेंट पसंद आती है तो वीडियो को एक दूसरे के बीच शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी 99 पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।